ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है या क्या नहीं है, इसे समझने से पहले हम एक बात दिमाग में रखेंगे कि एक इंसान के अंदर बॉडी फ्लूइड्स कितने टाइप के होते हैं, या एक इंसान के अंदर जो चीज़ें बह रही हैं ऊपर से नीचे वो कितने टाइप की हैं, या कितने प्रकार के जो फ्लूइड्स हैं वो एक बॉडी में फैले हुए हैं एक ह्यूमन बीइंग के। बेसिकली जनरली अगर मैं देखूं तो मेरी बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। अगर मैं दो डिविजन्स करती हूँ उनकी, एक है सर्कुलेटरी फ्लूइड्स, सर्कुलेटरी फ्लूइड्स बेसिकली वो फ्लूइड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एक जगह रुके नहीं रहते किसी ऑर्गन के अंदर स्टोर होके, बजाय उसके वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं वाया वेसल्स और विदाउट वेसल्स। वेयर एज अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो मेरे पास नॉन सर्कुलेटरी फ्लूइड्स भी हैं। नॉन सर्कुलेटरी फ्लूइड्स, these fluids do not flow inside the body neither via vessels and nor anyhow, they are just being stored anywhere in our body and they are not being circulated। and हम इन फ्लूइड्स को जानते हैं। वो फ्लूइड जो हमारी नीज जॉइंट्स में पाया जाता है, वो फ्लूइड जो हमारे बैकबोन के जो वर्टिब्रल कॉलम है उनके बीच में पाया जाता है, दैट फ्लूइड, वो फ्लूइड कभी बहेगा नहीं, ठीक है, इसीलिए उसे नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड कहा गया है। एंड वो फ्लूइड कौन सा होगा? साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। एक और फ्लूइड है जो हमारी आंख का, अगर जब आप एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक फ्लूइड पाया जाता है, विट्रस ह्यूमर एंड ये सारे। तो मैं एक और एग्जांपल अगर आपके लिए लिख दूँ तो विट्रस ह्यूमर। So basically these two types of fluids are non-circulating and thereby they are not being circulated in our body neither via vessels or anyhow. Whereas if I am talking about the circulatory fluid, तो इसमें हमारी तीन कैटेगरीज आती हैं। पहला आता है ब्लड, जिसके बारे में आज हम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम इसी के दौरान समझाएंगे, ब्लड के दौरान। फिर आता है हमारा टिश्यू फ्लूइड, एंड फिर आता है हमारा लिम्फ। देखिए, अगर मैं इन तीनों की कैटेगरी को मैं आपको समझाऊं तो मैं बस एक शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट करती हूँ या फिर एक शॉर्ट डेफिनेशन से आपके लिए स्टार्ट करती हूँ। ब्लड क्या है? डिफाइन करूँगी एज खून जो हमारी बॉडी में बहता है। हमारी बॉडी में जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें जो ब्लड बहता है वो वेसल्स के अंदर बहता है। देयर आर 2 or 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स विच आई विल लेट यू नो लेटर ऑन। अगर वो ब्लड एक वेसल में बह रहा है तो उसे बोलेंगे, या उस टाइप के सिस्टम को बोलेंगे कि भाई इस ऑर्गेनिज्म में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये ऑर्गेनिज्म क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड ब्लड बह रहा है वो एक वेन में बह रहा है जो कि एक ट्यूब की तरह है और बंद है स्ट्रक्चर। वेयरएज दूसरी तरफ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो होता है लेकिन दे डू नॉट नीड ब्लड वेसल्स एंड उनका खून बिना ब्लड वेसल्स के ओपनली फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच। तो अगर मैं देखूं कॉकरोच को तो वो ऑर्गेनिज्म होगा जिसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी ब्लड वेसल इन ऑर्डर टू मेक योर ब्लड फ्लो या मेक इट्स ब्लड फ्लो। इसीलिए दो टाइप के हम सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको अभी बता दिए कि एक होता है क्लोज्ड जो कि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में है, एक होता है ओपन जहाँ पे कोई ब्लड वेसल का काम नहीं होता, ब्लड ऐसे ही ओपनली फ्लो करता है चेम्बर्स में, एंड उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। वेयर आज टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं, ये होते हैं हमारे सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है ये वहाँ पाए जाते हैं टिश्यू फ्लूइड। मैं आपको इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करूँगी। एंड फिर आता है लिम्फ। लिम्फ इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द टिश्यू फ्लूइड ओनली and will be explaining or reading it out later. Now I'll be telling you the properties of blood. Blood की क्या properties होती हैं?
अगर जनरली मैं देखूं तो ब्लड हमें जो होता है वो कैसा दिखता है? बेसिकली ब्लड दो जगहों से निकाला जाता है, या फिर मैं आपको पहले वेसल्स बता देती हूँ कि ब्लड जो उन वेसल्स में बहता है हमारी बॉडी के अंदर, वो वेसल्स कौन सी होती हैं? जो वेसल्स के अंदर ब्लड बहता है वो होती हैं आर्टरीज, एंड दूसरी वेसल्स होती हैं वेन्स। और जहाँ ये दोनों जाके जंक्शन बना लेती हैं या एक जॉइंट बना लेती हैं, अगर मैं ऐसे करके दोनों को मिला दूँ, इस पॉइंट को, यहाँ पे जो ये दोनों होंगी ये अपने आप को मिक्स कर लेंगी, और अगर ये इतनी मोटी आ रही है यहाँ से और ये इतनी मोटी आ रही है यहाँ से, जब ये दोनों आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये एक फाइन स्ट्रक्चर बना लेंगी, जहाँ पे जाके ये पतली पतली एक कैपिलरी जैसा जंक्शन बना लेंगी। देयर बाय ये जो जंक्शन होगा जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स मिलती हैं और अपने आप को नैरो कर लेती हैं, उस जंक्शन को बोलते हैं कैपिलरी स्टॉप, या फिर उन पॉइंट ऑफ वेन्स या आर्टरीज के बोलते हैं, क्या नाम है, कैपिलरीज। तो मैं कह सकती हूँ मेरा ब्लड तीन जगह से फ्लो करता है, एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स, और तीसरा होता है कैपिलरीज। अब व्हाट डू यू मीन बाय आर्टरी? देखिए, हमारी बॉडी में दो तरीके से ब्लड फ्लो करता है। एक गंदा खून जिसे हम बोलते हैं, विच मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो। और दूसरा टाइप का ब्लड होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारी बॉडी के सेल्स को चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा ऐसे बहेगा पूरी बॉडी में, ठीक है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी से वापस आता है लंग्स में, ताकि लंग्स उसे प्योरीफाई कर दें, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाती है, और जो हमारा गंदा खून था फिर वो साफ़ हो जाता है। तो हम यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई जो हमारे लंग्स हैं उनका काम है ब्लड को प्योरीफाई या ऑक्सीजनेटेड करना, ठीक है, एक तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाना, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो मेरा जो ऑक्सीजनेटेड खून है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और वो खून हमारी पूरी बॉडी में जाता है, तो वो जाएगा तो ऑफकोर्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि वेन्स के थ्रू जाता है। तो वो जो वेन्स होती हैं उन वेन्स का या उन क्या नाम है नलियों का, नली का नाम होता है आर्टरीज, ठीक है। और दूसरी तरफ जो नलियाँ क्या नाम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और फिर वो लंग्स में ले जाएंगी ब्लड को ताकि वो ऑक्सीजनेटेड बन जाए, उन नलियों को या उन पाइप लाइन्स को बोलते हैं हम वेन्स। तो मैं एक चीज़ समझ गई, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड and whereas our veins carry deoxygenated blood. ठीक है, अब हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमें पता चल गया कि वो आर्टरीज कैरी कर रही हैं। तो जब भी हमारी आर्टरी में से ब्लड निकाला जाएगा, एज द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, तो हमें वो रेड कलर का मिलेगा, यानी कि फ्रेशली रेड कलर मिलेगा। और अगर हम वेन्स में से कभी ब्लड निकालते हैं, जो कि नॉर्मली हमारा ब्लड वेन्स में से ही निकालते हैं क्योंकि वेन्स ज़्यादातर ऊपर ही पाई जाती हैं, तो जो वेन्स में से ब्लड निकलेगा वो थोड़ा डार्क कलर का होगा एज कम्पेयर टू द ब्लड ऑफ आर्टरीज, ठीक है। तो मैं ये चीज़ समझा चुकी हूँ कि हमारी आर्टरीज क्या होती हैं और हमारी वेन्स क्या होती हैं। तो यहाँ मैं आपको इसकी पहली प्रॉपर्टी क्लियर कर चुकी हूँ। उसकी पहली प्रॉपर्टी थी कि इसका कलर कैसा होता है ना। इसका कलर मैं अगर ब्राइट रेड इफ़ आई हैव टेकन द ब्लड फ्रॉम आर्टरीज एंड विल बी डार्क रेड इन कलर इफ़ आई हैव टेकन द ब्लड फ्रॉम द वेन्स, ठीक है। अगर मैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी आपके सामने बताऊँ तो वो होगी इसका टेस्ट। ब्लड कैसा टेस्ट करता है, नॉर्मली भी कभी आपने अगर गलती से टेस्ट करा हो तो इट इज़ सॉल्टिश। वाई इट इज़ सॉल्टिश? बिकॉज इट हैज़ अ pH ऑफ 7.3 और 7.4, ठीक है। और दूसरा अगर मैं आपको इसका बताती हूँ, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है द ब्लड इज़ नेवर स्टेशनरी। कभी ब्लड एक जगह जाके रुक नहीं जाएगा, या ऐसा कोई नहीं है कि भाई जैसे कि मैं इसका एक नॉड बना दूँ या एक ऑर्गन बना दूँ जहाँ ब्लड स्टोर होता रहता है टेम्पररीली और परमानेंटली, ऐसा कभी नहीं होता। Blood is never stationary. It will always circulate inside your body via vessels. I have already told you that vessels, first is artery which will carry oxygenated blood, and second is veins which will carry deoxygenated blood. Now we will understand what are the functions of blood, ठीक है।
देखिए ब्लड के नॉर्मली तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन अगर मैं उन फंक्शंस को डिवाइड कर दूं बेसिक 2 चीज़ों में, तो मैं 2 हिस्से जहां मैं डिवाइड करूंगी ब्लड को, वो होगा पहला हम कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो पहला होगा ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। एज यू नो ब्लड ही एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में पूरी तरीके से बह रहा है। तो अगर एक दिमाग में लगाऊं कि भाई मेरे को एक चीज है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ठीक है, मुझे वो हर सेल तक पहुंचानी है। एक खाना है मेरा, मुझे वो हर सेल तक पहुंचाना है मेरा, ठीक है। मेरे हार्मोन्स हैं जहां मुझे पहुंचाने हैं, मान लो मेरा हार्मोन यहाँ से निकल रहा है और मुझे किसी लेग वगैरह की जगह में मेरे को वो पहुंचाना है, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगी? By train or by car? No, because it's a human body. We don't have any traveling agency or we don't have any traveling vehicle inside it. But we have a fluid that acts as a traveling agent or traveling vehicle that is known as blood. And इस blood में घुलकर ये सारी चीज़ें from one part of the body reaches to the another needed part. ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो मेन जो इसका फंक्शन होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट का फंक्शन, क्योंकि ये एक चीज को फ्रॉम वन प्लेस ट्रांसफर करता है या ट्रांसपोर्ट करता है दूसरी जगह टू द अनदर प्लेस। दूसरा अगर मैं इसका फंक्शन देखूं तो दैट इज प्रोटेक्शन। एंड हाउ इट प्रोटेक्ट्स विल बी टॉकिंग अबाउट लेटर। नाउ इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड आई हैव टोल्ड यू, जब मैंने आपको बताया था कि क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। पहली मैं अगर चीज देखूं तो डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहां पे चीजें क्या हो रही हैं, लास्टली ब्रेक डाउन हो रही है। अब सारा का सारा फंक्शन ऑफ ब्रेक डाउन वहीं पे खत्म हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वही एक जगह है जहां पे चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। वो एब्जॉर्ब करी हुई चीज क्या सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन को चाहिए? नहीं, ठीक है, वो पूरी बॉडी को चाहिए। तो वो पूरा का पूरा जो खाना है जो इतना बाकी सारे ऑर्गन्स ने हेल्प की थी उसको पचाने में और उसको पूरा अच्छी तरीके से स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ने के लिए ताकि वो हमारी बॉडी उसे यूज़ कर ले, तो वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन वहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारी ब्लड वेसल्स जो वहाँ बह रही होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ ये बात कि हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है दैट इज ऑल्सो बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू द बॉडी फ्रॉम द अनदर टू द अनदर पार्ट। तो एक फंक्शन ये हुआ ट्रांसपोर्टेशन में कि हमारा डाइजेस्टेड फूड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। दूसरा है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। एज यू ऑल नो कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमारे नेजल चैम्बर से लेकर जा रही है लंग्स में, एंड देन फ्रॉम देयर इट हैज़ टू बी सर्कुलेटेड एवरीवेयर। तो वो ब्लड में जाके घुल जाती है ऑक्सीजन, एंड ब्लड तो हमारी हर जगह ट्रांसपोर्ट पहुंचा ही देता है, हमारा जितना भी सामान होता है तो वो हमारे सामान को ठीक जगह पहुंचा देगा, एंड देन यस द ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक प्लेस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देन व्हाट एल्स, देन एक और चीज का ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी नीडेड है। अब हमारी बॉडी वेसल्स जो कि जिन्हें ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई वन ऑर्गन जिसके अंदर हमारे पहले हमने ऑक्सीजन पहुंचा दी थी, ठीक है, इसने रेस्पायर कर लिया। नाउ व्हाट इट विल डू, अब इसको ऑक्सीजन बेसिकली इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है हमारे टिश्यूज़ में जो जिन्होंने क्या नाम है जिनके अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, अब वो टिश्यूज़ बाहर फेंकेंगे ब्लड वेसल में अपनी कार्बन डाइऑक्साइड और उन ब्लड वेसल से ले लेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। और अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये जाएगी तुम्हारे लंग्स में, ठीक है, ताकि बाहर नेजल चैम्बर से बाहर फेंक दी जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, बेसिकली जो हमारे हार्मोन्स हैं
वो भी हमारी एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरी पार्ट में जाते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, दो तरीके के हमारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। जो एक वो ग्लैंड्स जिन्हें ब्लड वेसल चाहिए होती है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दें, ठीक है। दूसरे ग्लैंड्स होते हैं कि जिन्हें ब्लड वेसल की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही फैला देते हैं वो, और जब जाना होता है जो हार्मोन वो वहाँ चला जाता है। लेकिन वो एंडोक्राइन सिस्टम जिन्हें ब्लड वेसल्स की ज़रूरत होती है, वो क्या काम करते हैं, वो अपना हार्मोन एक डक्ट की तरह डक्ट में भेजेंगे, वो डक्ट पहुंचाएगी, मान लो ये रहा दूसरा ऑर्गन यहाँ तक, तो वो जो डक्ट है दैट इज़ अवर ब्लड वेसल जिसके अंदर खून बह रहा है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाय द ब्लड एक और चीज़ में हेल्प करता है, दैट इज़ इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। एंड विच हार्मोन्स, बेसिकली द हार्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, जिन्हें हमें ब्लड वेसल्स की ज़रूरत थी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। अब तीसरा जो हमारा बेसिकली मैंने जो दूसरा हमने प्रोटेक्शन वाला लिखा था, उसमें हमारी बॉडी या फिर मैं बोलूँ तो ब्लड हमारा कैसे प्रोटेक्ट करता है हमें। बेसिकली हमें याद है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था WBC, जो कि अमीबॉइड मूवमेंट करता है और प्रोटेक्शन करता है। कैसे? बाय एनगल्फिंग द फॉरेन पार्टिकल या फिर बाय एनगल्फिंग द बैक्टीरिया, ठीक है। आप मेरी पिछली वीडियो रेफर कर सकते हैं इस चीज़ को देखने के लिए। तो अगर मैं देखूँ प्रोटेक्शन, तो ब्लड में WBC है एंड WBC प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, तो मैं कह सकती हूँ इनडायरेक्टली ब्लड इज हेल्पिंग इन द प्रोटेक्शन। तो मैं WBC ऑफ द ब्लड हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग या फिर एनगल्फिंग द फॉरेन मटेरियल या फिर द फॉरेन अनवांटेड बैक्टीरिया या फिर जो भी है जो हमें हार्मफुल कर रहा है, तो द फॉरेन बॉडी, ठीक है। दूसरा हमारा ब्लड एंटी टॉक्सिन्स निकालता है, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाता है। अगर बाहर से कोई एजेंट आ रहा है हमारी बॉडी में अटैक करने, उसे बोलते हैं एंटीजन, जो बाहर से आ रहा है। और जो हमारी बॉडी उसको मारने के लिए या एक वॉर प्रिपेयर करेगी, तो वो होगा एंटीबॉडी, ठीक है। वो एंटीबॉडी विल एक्ट अपॉन एंटीजन इन ऑर्डर टू किल इट। तो ये हमारे ब्लड में प्रोड्यूस होते हैं। सो ब्लड ऑल्सो प्रोड्यूसेस, मैं कह सकती हूँ प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, ठीक है, या फिर एंटी टॉक्सिन्स। अगर हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिन डल गया है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमारी ब्लड कंट्रोल करने के लिए उस टॉक्सिन को कोशिश करता है कि वो एंटी टॉक्सिन भी निकाले। तो एंटीबॉडीज एंड एंटी टॉक्सिन, ठीक है, एंटी टॉक्सिन। तो यहाँ पे हमने फंक्शंस भी पढ़ लिए ब्लड के, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड की कंपोजिशन, कि ब्लड बना किस किस चीज़ से होता है। तो हम देखते हैं। नाउ मैं आपके सामने बात कर रही थी कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आपके लिए टेबल बनाई हुई है बेसिकली, जो कि आपको बताएगी कि ब्लड की कंपोजिशन क्या क्या होती है। अब सो फ्रेंड्स, आई वाज टेलिंग यू कि जो ब्लड होता है उसमें बेसिकली दो चीज़ें अगर अलग से होती हैं, वो होती हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ब्लड। एक होता है प्लाज्मा पार्ट और दूसरा होता है ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। प्लाज्मा पार्ट जो होता है ये हम बोलते हैं इसे लिक्विड पार्ट, ठीक है। जो ब्लड में लिक्विड होता है ना, बेसिकली जो क्या नाम है, वाटरी सा सब्सटेंस होता है ब्लड में। अब ब्लड गीला, सूखा तो होता नहीं है, गीला होता है। तो वो गीला इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें प्लाज्मा होता है, जिसे ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं जो उसके अंदर एक तरीके से जो लिक्विड मटेरियल नहीं होता, जो कि ग्रैनुलर मटेरियल होता है, उन्हें बोलते हैं ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। Blood corpuscles are the parts which are lying inside the blood vessels but are not in a liquid form. They are present as the cells, ठीक है। तो वो जो blood corpuscles होंगे वो सेल के प्रेजेंस में होंगे, वो सेल की तरीके से होंगे। एंड हमने पढ़े थे कल भी, जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैं सेल वाला चैप्टर पढ़ाई थी, उसमें मैंने पढ़ाया था ब्लड में दो टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो ब्लड कॉर्प्यूसेल्स हैं उसमें होगा एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। मैंने आपको साइट का मतलब बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ। साइट का मतलब होता है सेल एंड एरिथ्रो मीन्स रेड, ठीक है। तो ये जो रेड और ये जो सेल है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं रेड ब्लड सेल, क्योंकि ये ब्लड में प्रेजेंट है।
तो वो सेल जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, जो कि ब्लड कॉर्पस्कल का एक हिस्सा होगा। मेरे अगर मैं इसे एक ब्लड वेसल मान लूं तो इसमें कुछ ब्लड कॉर्पस्कल्स होंगे, बाकी इसमें लिक्विड होगा। तो ये जो लिक्विड होगा ये होगा प्लाज्मा, और ये जो कॉर्पस्कल्स देख रहे हैं आप ये होंगे मेरे सेल्स। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज होती है जिसमें मैं बोलूंगी प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये सेल्स दो तरीके के होते हैं, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो बेसिकली ये तरीका होता है हमारे ब्लड में। तो अभी मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो मैं पढ़ा रही हूँ एरिथ्रोसाइट, ठीक है, जो कि है रेड ब्लड सेल। फिर आते हैं हमारे ल्यूकोसाइट। ल्यूको मीन्स वाइट एंड देयर बाय दीज आर नोन एज वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूको मीन्स वाइट एंड साइट मीन्स सेल। तो दीज सेल्स आर नोन एज और दे हैव गॉट अ नेम वाइट ब्लड सेल। फिर आते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। कहते हैं ना जब हमें डेंगू वगैरह हो जाता है प्लेटलेट्स गिर जाती हैं तो उनसे हमें दिक्कत होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी खून में कमी हो रही है। भाई खून में क्यों कमी हो रही है? क्योंकि जो थ्रोम्बोसाइट है, जो कि प्लेटलेट है, वो ब्लड का ही एक पार्ट है, ब्लड का ही एक हिस्सा है, इसीलिए वो बोला जाता है। अब मैं एक एक करके इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा बहुत अगर आपको बता दूं तो रेड ब्लड सेल क्या होते हैं, कैसी शेप के होते हैं अगर मैं बोलूं तो रेड ब्लड सेल कल हमने पढ़ा था, वो होते हैं बाइकॉनकेव शेप में। अगर उसका साइड विजन बनाती हूँ तो वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर। एंड यू बेटर नो कि क्यों इनका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है, सो दैट दे कैन ईजिली पास थ्रू द ब्लड वेसल्स, ठीक है, ताकि वो ब्लड वेसल में से बिना किसी घिसराव के या फ्रिक्शन की ईजिली फ्लो कर पाए। इसीलिए एक और चीज, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है? दे आर अमीबॉइड शेप। इन ऑर्डर टू गेट रिलीज आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल, इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट और एनगल्फ द मटीरियल, जो भी उसे खाना था। अगर ये ब्लड वेसल है, सी आई विल शो यू वन थिंग, अगर ये ब्लड वेसल है और यहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो मेरे WBCs एक्टिवेट हो जाएंगे और उन्हें ये बाहर निकलना पड़ेगा। तो एक प्रोसेस होता है, मैं आपको भी बताऊंगी वो प्रोसेस क्या बोलते हैं इसको निकलने को। तो दे हैव टू स्क्वीज आउट थ्रू द ब्लड वेसल्स एंड देयरफॉर फॉर दिस मूवमेंट दे नीड एन अमीबॉइड शेप स्ट्रक्चर, ताकि वो अमीबा की तरह सीडोपोडिया से आगे जाएं और डाइजेस्ट कर लें, ठीक है, इसको डाइजेस्ट कर लें या एनगल्फ कर लें। देयरफॉर इनका स्ट्रक्चर वैसा है, अमीबॉइड शेप का है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं प्लेटलेट्स की कि वो प्लेटलेट्स कैसे दिखते हैं, तो प्लेटलेट्स होते हैं इर्रेगुलर इन शेप। तो मैं अगर यहाँ पे इसकी अमीबा की शेप बना दे दूँ, सॉरी वाइट ब्लड सेल की, तो दे आर अमीबॉइड शेप। प्लेटलेट्स की बात करूँ तो प्लेटलेट्स होते हैं इर्रेगुलर सी शेप के, दे डोंट हैव एनी परफेक्ट स्ट्रक्चर और शेप, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो मेरे ऑक्सीजन कैरियर होते हैं, ठीक है, दे कैरी ऑक्सीजन एंड देयर फंक्शन इज दिस ओनली कि दे आर जस्ट ऑक्सीजन कैरियर। अब मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं कि ये ऑक्सीजन कैसे जाके ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब क्यों रेड ब्लड सेल में होती है, या फिर क्यों सिर्फ रेड ब्लड सेल ही उसे अपने पास बिठा के रखता है कि मैं ही लेकर जाऊंगा तेरी ऑक्सीजन को। वाइट ब्लड सेल भी है, प्लेटलेट्स है, क्यों वहाँ जाके ऑक्सीजन नहीं बैठ जाती? बिकॉज एक हमारे रेड ब्लड के सेल के पास ना एक कैरेक्टरिस्टिक चीज़ होती है। वो कैरेक्टरिस्टिक चीज़ क्या है? रेड ब्लड सेल ये रहा, ठीक है। देखिए हर सेल के, जब मैंने कल आपको स्ट्रक्चर बताया था, जब मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था एक सेल के पास न्यूक्लियस अवश्य होगा क्योंकि उसे डिवीजन के लिए चाहिए होता है। लेकिन आरबीसीज जब वो छोटे होते हैं और अपने आप को डिवाइड कर लिया छोटेपन पे ही, अब वो डिवाइड होके बड़े हुए, ठीक है। अब जब ये बड़ी या मैच्योर स्टेट पे आ जाते हैं तो ये अपना डिवीजन छोड़ देते हैं क्योंकि इन्हें फंक्शन करना होता है। एंड तब उस समय ये अपनी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को लूज़ करते हैं। वो लूज़ क्या करते हैं? न्यूक्लियस। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकालते हैं कि आरबीसीज जो कि मैच्योर आरबीसीज हैं वो अपना न्यूक्लियस लूज़ कर देते हैं एंड आर दस नोन एज ई न्यूक्लिएटेड। ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं,
just because they don't contain nucleus as they are matured. क्यों इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता या क्यों? क्योंकि हर चीज़ लाइफ में या कभी भी आप देखेंगे तो वो चाहेगी कि भाई जो मेरा काम है सबसे पहले मैं उसको करूँगा, जो बाकी का मटेरियल है अगर मुझे नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए तो आई विल मूव दैट अपार्ट. तो इसके पास अगर ये न्यूक्लियस मान लो, अगर मैं इसको न्यूक्लियस मानूँ, ठीक है. अब पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इसके पास एक प्रोटीन होता है. इस रेड ब्लड सेल के पास एक प्रोटीन होता है. मान लो ये रहा मेरा प्रोटीन. उस प्रोटीन का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन. ठीक है. ये जो प्रोटीन है ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर होता है. अब क्या होता है क्या नहीं, टर्शरी मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, आप बस इतना समझिए. अभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. इसमें एक हीम ग्रुप होता है, हीम ग्रुप, जो कि आयरन कंटेनिंग होता है. ये हीम ग्रुप, इसमें आयरन होता है. ठीक है. आयरन वो लोहा नहीं, बट नॉर्मल जो आयरन होता है, Fe. ठीक है. तो ये आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप होता है, आयरन कंटेनिंग. एंड ये जो ग्लोबिन होता है ये इसका प्रोटीन पार्ट है. ठीक है. तो ये पूरा प्रोटीन किस चीज से बना होता है? आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप एंड ग्लोबिन, जो कि इसका एक प्रोटीन पार्ट है. ये प्रोटीन और आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप, ये दोनों मिलाकर बनाते हैं हीमोग्लोबिन. ये हीमोग्लोबिन मेरा रिसाइड करता है या बैठता है मेरे आरबीसी में जाके. एंड दिस हीमोग्लोबिन हैज़ अ कैपेसिटी टू अट्रैक्ट और टू कैच द ऑक्सीजन और उसे अपने पास बिठा ले. तो ये हीमोग्लोबिन जाके बैठता है आरबीसी में. इसीलिए मैं कहती हूँ कि आरबीसी हैज़ अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट और टू रिसाइड द ऑक्सीजन इनसाइड इट्स बॉडी. ठीक है. अब मैं अगर बोल रही हूँ कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, आई यूज समथिंग एल्स. मैं बोल रही हूँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पहले आ रहे थे, मान लो जब ये था मेरा न्यूक्लियस प्रेजेंट था, मान लो ये इतने इस हीम ग्रुप की वजह से. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो 8 मॉलिक्यूल्स आ गए मेरे ऑक्सीजन के. जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है. बेसिकली इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है. ठीक है. लेकिन मैं आपको बस समझा रही हूँ कि इसके पास क्यों न्यूक्लियस नहीं होता. तो अब इसने जगह घेरी हुई है मेरे न्यूक्लियस ने. ठीक है. बट मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आए क्योंकि भाई मेरा फंक्शन वही है. आई हैव टू ट्रांसपोर्ट मोर एंड मोर ऑक्सीजन टू द सेल्स. तो वाई टू वेस्ट टाइम और वाई टू वेस्ट द स्पेस. तो इस वजह से ये जब मैच्योर हो जाता है और अपना फंक्शन करने लगता है, इट रिमूव्स इट्स न्यूक्लियस एंड अलाउ अदर ऑक्सीजन पार्टिकल्स टू कम इनसाइड एंड propagates its function. ठीक है. दिस इज द रीजन बिहाइंड कि क्यों ये ई न्यूक्लिएटेड होता है. एंड अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल आपको बोलूँ तो इसकी लाइफ साइकिल होती है 120 डेज. 120 डेज तक ये जिंदा रहता है. कौन? हमारा आरबीसी. ठीक है. और हाँ, ये कहाँ बनता है? हमारी जो बोन मैरो होती है, लॉन्ग हड्डियाँ होती हैं, उनके अंदर जो जगह होती है ये वहाँ बनता है, जनरेट होता है. ठीक है. और हमारा लिवर में या स्प्लीन में जाके ये जब खराब होने लगता है तो ये वहाँ चला जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. अब क्या होता है, जो इसका आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है ना, वो तो हमारी बॉडी स्टोर करके रख लेती है. ठीक है. क्योंकि पूरा रेड ब्लड सेल अगर जा रहा है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन कंटेनिंग पार्ट भी है. तो ये जो आयरन कंटेनिंग पार्ट है ये ज़रूरत का है, तो हमारी बॉडी इसको बचा के रख लेती है, बाकी सारा डिस्ट्रॉय होने देती है. एंड फिर ये बिलीरुबिन के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है. इतना मत समझिए, बस जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि 120 डेज तक बनता है. और कहाँ बनता है, जिंदा रहता है. और कहाँ बनता कहाँ है, इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है? ऑफ कोर्स इन द लॉन्ग बोन मैरो. और डिस्ट्रक्शन कहाँ होती है? लिवर या स्प्लीन में. ठीक है. अब हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट की, जो कि है वाइट ब्लड सेल. बेसिकली ये कुछ वीक्स तक जिंदा रहते हैं, हमारे 2 या 3 वीक्स तक जिंदा रहते हैं वाइट ब्लड सेल. एंड मैं इसका फंक्शन आपको बता चुकी हूँ. मैं अगर वाइट ब्लड सेल को फर्दर और क्लासीफाई करूँ तो वाइट ब्लड सेल 2 टाइप्स के होते हैं. एक ग्रैनुलोसाइट्स, दूसरे होते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स. यानी कि वो वाइट ब्लड सेल
जिनके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ग्रैनुअल जैसा प्रेजेंट होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो ग्रैनुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा और लोब्स वाले स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो लोब स्ट्रक्चर होगा। मान लो अगर ये न्यूक्लियस है तो कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं था, बट वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस है और वो लोब स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है और वो दो तरीके से प्रेजेंट होता है, एक ग्रैनुलेटेड साइट में और दूसरा ए ग्रैनुलेटेड, यानी कि वो न्यूक्लियस जिसमें जहाँ पे ग्रैन्यूल्स थोड़े थोड़े छोटे छोटे दाने नहीं होंगे, ठीक है। ए मतलब नहीं, तो ए ग्रैनुलोसाइट्स वो सेल या फिर वो वाइट ब्लड सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस क्या नाम है ग्रैनुल्स के साथ प्रेजेंट नहीं होगा। Whereas granulocytes are those white blood cell जिनके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो दाने के साथ प्रेजेंट होगा, ग्रैनुअल्स के साथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। मैंने इसकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। ग्रैनुलोसाइट्स में 3 सेल आते हैं। आप इसको याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी फॉर्म बनाई है, नेब, NEB, ठीक है। तो N स्टैंड्स फॉर neutrophils, then E stands for eosinophils, B stands for basophils, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, eosinophils, basophils। ए ग्रैनुलोसाइट्स में होते हैं ML, मोनोसाइट्स एंड देन आते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या होते हैं और क्या ग्रैनुअल्स वगैरह इसके अंदर होते हैं वो हम समझ। तो हम बात कर रहे थे अब हम इनके फंक्शंस पढ़ते हैं। जो ये न्यूट्रोफिल्स होता है इसका बेसिकली हम ना इनको देखने के लिए जब हम ये देखते हैं तो हम इसे क्या नाम है एक ड्रॉप डाल देते हैं किसी डाई की या किसी कलर की। तो ये जो है हमारा न्यूट्रोफिल्स, ये इसमें हम डालते हैं न्यूट्रल डाई, ठीक है। न्यूट्रल डाई जो स्टेन होगा वो न्यूट्रल होगा। फिर हम डालेंगे इओसिनोफिल्स को देखने के लिए हम इसे डालते हैं एसिडिक डाई, और फिर बेसोफिल्स के लिए बेसिक डाई कुछ नहीं, जब हम ये स्टेन करेंगे या देखना चाहेंगे तो पहले उसे माइक्रोस्कोप के अंदर लगाने से पहले हम इस पे कलर डाल देते हैं। तो ये जो कलर होगा वो न्यूट्रल डाई होगा न्यूट्रोफिल्स के केस में, एसिडिक होगा इओसिनोफिल्स के, बेसिक डाई होगा बेसोफिल्स में। अब इनके जो हम फॉर्मेशन कहाँ होती है इनकी, इन सब की फॉर्मेशन जो होती है वो बोन मैरो में होती है। जो जैसे RBC बन रहे थे ना बोन मैरो में, सेम उसी तरीके से ये सारे के सारे WBC, सारे टाइप्स के WBC बोन मैरो में जाके बनेंगे। अब जो न्यूट्रोफिल्स हैं उसका बेसिक जो काम है वो क्या है, हमें ये फेगोसाइटोसिस में मदद करता है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, जो नॉर्मल प्रोसीजर था WBC का आना, इंजेस्ट करना, ठीक है। अब देखिए अगर ये मेरी ब्लड वेसल है, यहाँ वो पार्ट जर्म है और यहाँ से अगर वो स्क्वीज करके बाहर निकल रहा है मेरा WBC, तो इस स्क्वीजिंग प्रोसेस को मैं बोलती हूँ डायापेडेसिस, ठीक है, डायापेडेसिस, इस स्क्वीजिंग के प्रोसेस को। और एनगल्फिंग के प्रोसेस को मैं बोलूँगी फेगोसाइटोसिस, ठीक है। 2 प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक जब ये स्क्वीज करके ब्लड वेसल से बाहर आ रहा है उसे बोलते हैं डायपेटिसिस, एंड जब ये एनगल्फ कर रहा है इस बैक्टीरिया को तो उसे बोलते हैं हमें फेगोसाइटोसिस। तो जनरली ये जो फेगोसाइटोसिस वाला प्रोसेस है वो हमारे न्यूट्रोफिल्स कर देता है, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। इओसिनोफिल्स क्या काम करता है, अगर हमें कोई एलर्जी हो गई, ठीक है, या फिर कुछ हो गया तो उस समय में इओसिनोफिल्स एक्ट करेगा। वो वाला WBC जब एलर्जिक कुछ बाहर से एलर्जिक वैसी चीज़ें होती हैं तो उनसे बचाने के लिए हमारा इओसिनोफिल काम करता है। फिर आता है हमारा बेसोफिल, वो क्या काम करता है, जब कोई
इन्फेक्शन हो जाता है ना बॉडी में, तो अब हमें कोई इन्फेक्शन है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, राइट? अब वो कैसे हो रही है? फॉर एग्जांपल मान लो मेरे यहाँ चोट लग गई है, चींटी काट गई है, कुछ भी हो गया, तो वो एरिया स्वेल अप हो जाता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि WBCs उस पर, अब वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो WBC है बेसोफिल नाम के, वो एक क्या नाम है एंजाइम या हार्मोन एंजाइम रिलीज करते हैं, वो होता है हिस्टामिन। उस हिस्टामिन की वजह से क्या काम होता है? वो इन्फ्लेमेशन कर देते हैं ताकि इंसान को या ह्यूमन बीइंग को पता चले कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, जस्ट नोटिस दैट एंड जस्ट मेक ओवर इट। तो इस वजह से वो हिस्टामिन निकालते हैं बेसोफिल, ताकि इन्फ्लेमेशन हो जाए एंड पर्सन गेट्स टू नो कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है, ये हेपेरिन भी निकालते हैं। हेपेरिन क्या होता है? और सेरोटोनिन भी। मैं इसका फंक्शन वैसे बाद में समझाना चाह रही थी, लेकिन मैं हेपेरिन का बता देती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय हेपेरिन? हेपेरिन एक वो टाइप का लिक्विड है, एंजाइम है, जो कि हमारी बॉडी में, अब मैं आपको वो जब ब्लड क्लॉटिंग में आपको समझाऊंगी, मैं आपका उसका फंक्शन तब बता देती हूँ, ठीक है। बाकी आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड कि इन तीनों का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। जो बेसोफिल्स हैं मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन, ये तीनों रिलीज़ करने में मदद करते हैं एंड ऑफ कोर्स हमारा इन्फ्लेमेशन जो होता है वो निकालते हैं, ठीक है, वो इन्फ्लेमेशन करने में हेल्प करते हैं। अब मैं क्लियर अगर मैं करूँ या फिर कंटेंटली बोलूँ मैं आपको, तो बेसिकली WBC का काम क्या होगा? सबसे पहले जो WBC का काम है वो प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन कैसे करेगा? फेगोसाइटोसिस करके, ठीक है, डायपेटिसिस करेगा एंड देन फेगोसाइटोसिस। फिर उसका काम होगा इन्फ्लेमेशन, अगर चाहिए हमारी बॉडी को या फिर जो भी है कुछ हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन। एंड थर्ड अगर मैं देखूं तो उसका फंक्शन होगा फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, जो कि मेनली लिम्फोसाइट करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ ये लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते। तो मैं आपको बता रही थी कि लिम्फोसाइट का काम क्या होता है। तो हमारा जो लिम्फोसाइट है उसका काम है कि एंटीबॉडीज़ को बनाना है। एंटीबॉडीज़ मैंने आपको कहा था हमारा जो ब्लड है वो एंटीबॉडीज़ भी बना लेता है, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं हमारा लिम्फोसाइट बनाता है, ठीक है। तो मैं इसका फंक्शन देखूँ तो वही प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। अब मैं अगर मोनोसाइट की बात करती हूँ तो मोनोसाइट क्या काम करता है? मोनोसाइट का काम है जर्म्स, जो जर्म्स होते हैं नॉर्मल बाहर जो जर्म्स आ जाते हैं हमारी बॉडी में, अब यहाँ पे बाहर इतने सारे जर्म्स हैं तो उन पर एक्ट करता है ये, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये सारे के सारे WBC किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? इन प्रोटेक्शन। तो देयर बाय ये WBC का पूरा कंप्लीटली जो काम होता है वो होता है प्रोटेक्शन। मैंने आपको बताया था कि ये ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट के बेसिस पे थे, तो मैंने बताया था इसमें लोब्ड शेप न्यूक्लियस होते हैं। न्यूट्रोफिल्स के केस में ये जो स्ट्रक्चर होता है ये 2 to 7 लोब्स का होता है। मैं अगर बना दूं तो ये लोब्स हैं, 2 से 7 लोब्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये ग्रैनुलेटेड है, ठीक है। मैं अगर इओसिनोफिल्स का बनाऊं तो इसमें होते हैं 2 लोब्स, ऐसे स्ट्रक्चर, एक ये भी ग्रैनुलेटेड। फिर मैं अगर बेसोफिल की बात करूं, ठीक है, आई डोंट हैव स्पेस हियर, I hope you people are just marking the important things in your copy. And now बेसोफिल की मैं बात कर रही हूँ तो इसमें 2 to 3 lobes होते हैं, ठीक है। अगर मैं 3 lobes को डिफाइन कर रही हूँ तो these are also granulated, ठीक है, 3 lobe structure। अब मैं मोनोसाइट की बात करूँ तो जो हमारे मोनोसाइट्स होते हैं वो बाइलोब स्ट्रक्चर होते हैं, बट उनमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो बाइलोब्ड नॉन ग्रैनुलेटेड स्ट्रक्चर्स। और मैं अगर लिम्फोसाइट की बात करूं तो हाँ, इसमें थोड़े और ट्रांसक्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली जो लोब्स होते हैं वो किडनी शेप्ड लोब्स होते हैं, ठीक है। मैं अगर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार का इसका लोब होगा, जो न्यूक्लियस होगा किडनी शेप्ड, ठीक है। एंड दीज आर वी नो these are granulated and these are agranulated. I have already explained you the functions and all the things primarily,
नाउ अगर मैं आपको बताऊं कि भाई हमारा जो प्लेटलेट्स है उसमें भी कुछ चीज़ें कॉम्पोजिशंस होती हैं। बेसिकली ये जो कॉम्पोजिशन है जनरली 11th क्लास में काफ़ी डिटेल में होती है, बट मैं अगर अगर अभी से आपको प्रिपेयर करवा देती हूँ तो आप देख लीजिए इसके कुछ फॉर्मेशन इस प्रकार से हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक चार्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्लाज्मा जो होता है हमारी बॉडी में, जो कि मैंने आपको बताया था लिक्विड वाला पार्ट हमारी बॉडी में, क्योंकि ब्लड कॉर्पसेल्स वाले पार्ट्स में तो हमारे ये सब आ गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। अब प्लेटलेट्स जो थे हमारे वो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। मैं आपको इसीलिए अभी तब नहीं समझाया था क्योंकि उसका लिंक प्लाज्मा के साथ है। प्लाज्मा और ब्लड प्लेटलेट्स दोनों किस तरीके से हमारे जब खून बह जाता है और फिर वो रुकता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, उसमें हेल्प करते हैं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो हम बात कर रहे थे प्लाज्मा की फ्रेंड्स। तो प्लाज्मा में हमारा 90 to 92% पानी होता है, इसीलिए इसे लिक्विड पार्ट बोला जाता है। एंड फिर 2 to 3% होता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वो प्रोटीन कौन कौन से हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन। कहीं अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड की बात नहीं है, ये 11th स्टैंडर्ड में दिया होगा आप लोगों को जब आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं 10th स्टैंडर्ड में आपको बस डीपली इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप समझ जाएं कि प्लाज्मा बेसिकली किस चीज़ का बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और जो प्रोटीन है फिब्रिनोजेन, ये जब मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाऊंगी ना तब आप इसका इंपॉर्टेंस जब जान पाएंगे। तो ये जो फिब्रिनोजेन है ये हेल्प करेगा आपको ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। और ये जो ग्लोब्यूलिन है ये एक प्रोटीन है जो खुद एंटीबॉडी की तरह काम करता है, ठीक है। कोई बाहर से जमा आया तो ये इसको ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं प्रोड्यूस करूँ एंटीबॉडी, ये खुद एंटीबॉडी की तरह काम करेगा एंड फाइट करेगा। लास्ट में जो हमारा फर्स्ट था एल्ब्यूमिन हमारा मेंटेन करके रखता है ब्लड वॉल्यूम, कि भाई खून की जो वॉल्यूम है उसमें पानी ज़्यादा ना हो जाए या सेल ज़्यादा ना हो जाए, तो ये एल्ब्यूमिन वाला जो प्रोटीन है ये उस चीज़ में हेल्प करता है। नाउ 1% ये सॉल्ट जो होता है हमारा 1% होता है, ठीक है, 1% बाय वॉल्यूम। सॉल्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सॉल्ट्स होते हैं हमारे प्लाज्मा में। एंड देन अदर कंपाउंड्स, ऑफ कोर्स फूड, एक्सक्रीटरी मटेरियल एंड देन योर गैसेस। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोली थी कि एक ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह में सॉरी, और वो ब्लड में घुल के जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें कौन कौन सी हुई मैं आपको पहले ही बता चुकी थी जब मैंने आपको टेबल बनाया था और तब दिखाया था कि ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ का होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल का होता है, हार्मोन्स का होता है, गैसेस का होता है, फूड का होता है। तो ये वो अदर कंपाउंड्स प्लाज्मा स्टेट में है, ठीक है, जो कि ब्लड में ही प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल में। नाउ फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू व्हाट इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। ये जो फिब्रिनोजेन है प्लाज्मा का पार्ट, ये हेल्प करेगा कोएगुलेशन में, यानी जमना। ब्लड जैसे जब जख्म बन जाता है, जैसे चोट लगती है, तो क्या खून बहता रहता है? नहीं, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो बहता है और फिर उसके बाद वो जम जाता है, ठीक है। अब मैं वही आपको बताऊंगी कि वो किस तरीके से बनता है और वो क्यों बनना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ये तो आप समझ ही गए होंगे कि वो क्यों बनना ज़रूरी है। अगर वो ब्लड बहता रहेगा तो अ पर्सन कैन डाई, एंड देयरफॉर आवर बॉडी हैज़ ए कैपेसिटी टू कोएगुलेट दैट ब्लड, ठीक है। एंड वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? फर्स्ट इज प्लेटलेट्स ऑफ कोर्स एंड सेकंड इज प्लाज्मा। इन दोनों के कंबाइन एक्शन की वजह से हमारा जो ब्लड है वो जम जाता है, जिसे बोलते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। लेट मी शो यू अ परफेक्ट डायग्राम, या फिर मैं बोलूँ एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो वो इस तरीके का कुछ दिखे। सो फ्रेंड, here is the full flow chart type diagram, जहाँ पे मेन रिएक्शन इन ब्लड क्लॉटिंग, हमारा जब ब्लड क्लॉट होता है या खून जमता है तो उसमें जो मेन रिएक्शंस होती हैं वो इस प्रकार होती हैं। इफ़ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन। सी, यहाँ पे क्या होता है, पहला स्टेज जो होता है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे चोट लग गई, ठीक है, वहाँ पे इंजर्ड सेल्स होंगे, ठीक है, और वहाँ पे हमारे ब्लड प्लेटलेट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि खून बह रहा है तो ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे। ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं या फिर मैं बोलूँ इंजर्ड सेल्स या टिश्यूज़ जो होते हैं, ये रिलीज़ करेंगे। क्या रिलीज़ कर रहे हैं ये? एक थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक क्या नाम है, एंजाइम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको रिलीज़ कर रहे हैं।
अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक और नाम से जाना जाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है या फिर जो थ्रोम्बोकाइनेज है, ठीक है, इसको हम एक्स फैक्टर बोलते हैं बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन है जो कि रिलीज किया गया है उन ब्लड प्लेटलेट्स ने ये रिलीज किया है, ये कैल्शियम की मदद से, कैल्शियम आयंस जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था प्लेटलेट्स क्या नाम है, ब्लड प्लाज्मा में जो प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते थे ना, उन कैल्शियम आयंस की मदद से ये क्या करेगा, हमारे जो क्या नाम है प्लाज्मा था, ठीक है, प्लाज्मा में प्रेजेंट था एक इनएक्टिव स्टेट में एक प्रोथ्रोम्बिन नाम का एंजाइम। ठीक है, तो थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या काम किया, कैल्शियम के साथ अटैचमेंट की, कैल्शियम की मदद से एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, इस कॉम्प्लेक्स ने जाके एक्ट किया प्रोथ्रोम्बिन पे, प्लाज्मा में जो प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट था उस प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट किया। अब ये प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिवेट स्टेज में था, ऑफ स्टेट में था, अब इसकी मदद से, इन दोनों की मदद से, या मैं सच में बोलूँ तो कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस की मदद से ये प्रोथ्रोम्बिन विल बी ट्रांसफॉर्म टू एक्टिव स्टेट विच इज थ्रोम्बिन। ठीक है, इतना समझ आया। नाउ दिस एक्टिव स्टेट ऑफ थ्रोम्बिन ये क्या काम करेगा, फिब्रिनोजिन, हमारी बॉडी के प्लाज्मा में फिब्रिनोजिन जो प्रेजेंट था, मैंने आपको जो फ्लो चार्ट बनवाया था अभी इससे पिछले डायग्राम में, तो वो जो फिब्रिनोजिन था वो सॉल्युबल था, घुल जाता है, वो प्लाज्मा में भी घुले हुए स्टेट में प्रेजेंट था। अब ये फिब्रिनोजिन, थ्रोम्बिन क्या काम करेगा, थ्रोम्बिन एज अ एंजाइम एक्ट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन था ऑफ स्टेट में, ऑन स्टेट में हुआ तो वो एक एंजाइम की तरह काम कर रहा है, ये एंजाइम जाके एक्ट करेगा फिब्रिनोजिन पे जो कि सॉल्युबल है और उसे इनसॉल्युबल बना देगा कि भाई तू सॉल्युबल मत बन, इनसॉल्युबल बनाएगा। जैसे ही इनसॉल्युबल बना, ये फिब्रिनोजिन से बन जाएगा फिब्रिन जो कि होता है इनसॉल्युबल स्टेट। अब ये क्या करेगा, ये जो सॉल्युबल से इनसॉल्युबल बना, ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा फाइबर्स का, फिब्रिन जो है मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, और जो आरबीसीज बह रहे थे, खून बह रहा था, वहाँ जहाँ चोट लगी है, मान लो इस हिस्से में अगर चोट लगी है और यहाँ पे मैश लाइक स्ट्रक्चर बन गया इन सब प्रोसेस के बाद, तो ये जो अब आरबीसीज बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, ये यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे इस मैश में, ट्रैप, एंड देयरफॉर वहाँ पे क्लॉट बन जाएगा। ठीक है, एंड इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो हम दोबारा अगर मैं रिपीट करूं, तो जहाँ चोट लगी थी वहाँ के प्लेटलेट्स, ठीक है, वो रिलीज करेंगे अपने अंदर से थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम आयंस के साथ मिलकर हमारे ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा था वहाँ पे एक प्रेजेंट थी चीज़ प्रोथ्रोम्बिन, इनएक्टिवली बैठा था, एक्टिव बनते ही वो थ्रोम्बिन बन गया और अब वो एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। जब वो एंजाइम है तो किसी न किसी चीज़ पे जाके एक्ट करेगा, वो जिस चीज़ पे जाके एक्ट करता है वो है फिब्रिनोजिन जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट था, प्लाज्मा में ही प्रेजेंट था ना, तो ये फिब्रिनोजिन ये फिब्रिनोजिन सॉल्युबल है, प्लाज्मा में घुला पड़ा था। अब इस थ्रोम्बिन की मदद से ये फिब्रिनोजिन इनसॉल्युबल बन जाएगा, घुलना नहीं है, इसे एक मैश बनाना है। जब ये फिब्रिन एक मैश बना लेगा, इट विल ट्रैप द oozing RBCs inside its fibers and thereby making a clot-like structure, and therefore this whole process is known as blood clotting. And यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं क्या कि ब्लड क्लॉटिंग में सिर्फ ब्लड प्लेटलेट्स का ही मेन रोल नहीं था, बल्कि ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स और ये सब प्रेजेंट थे इन सब का भी मेन रोल था। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाद में बताती हूँ। गाइज, we are starting with a new topic that is heart. Okay, so मैं आपको एक चीज़ अभी ये छोटा सा आप इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपलेस्ट डायग्राम है टू अंडरस्टैंड द सर्कुलेशन इनसाइड योर बॉडी।
and this diagram is really very easy to understand the concept. इसके बाद जब मैं कॉम्प्लेक्स वाला डायग्राम बनाऊंगी हार्ट का, तो देन यू कैन ईजिली कनेक्ट कि कौन सी क्या वेसल कहाँ घूम रही है, क्या हो रहा है एंड ऑल दैट. ठीक है. अब बिफोर स्टार्टिंग विद दिस मैं स्टार्ट करूंगी वही पहले जो हमें पता था, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ठीक है. दीज आर द vessels, blood vessels. ठीक है. अब artery carry oxygenated, veins carry deoxygenated and capillaries बोल सकते हो both. ठीक है. अब exceptions, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर जगह एक्सेप्शंस की भरमार है, वैसे ही सेम केस यहाँ पे भी है. यहाँ पे भी एक्सेप्शन है. आर्टरी का काम क्या था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना. लेकिन एक ऐसी आर्टरी जो एक्सेप्शनली उल्टा काम करती है, दैट आर्टरी इज पल्मोनरी आर्टरी. तो एक्सेप्शन फॉर आर्टरी इज पल्मोनरी आर्टरी. नाउ इसका काम था ऑक्सीजनेटेड ना, तो इसका क्या काम हो जाएगा? टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड, ऑपोजिटली. ठीक है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेयरएज जो वेन्स थी दे वर वर्किंग फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट नाउ एज द वेन्स ऑल्सो possess an exception, तो इसमें भी जो एक्सेप्शन है वो होगा पल्मोनरी वेन. And this pulmonary vein, what it will be carrying? It will carrying the oxygenated blood, and which is oppositely to the normal vein. ठीक है. कैपिलरीज का यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाऊंगी. तो ये आई होप यू पीपल हैव जस्ट टेक नोट्स ऑफ इट. नाउ अब आई हैव टोल्ड यू वन थिंग, जब मैं आपको पढ़ा रही थी बीच में, कि जो हमारे लंग्स होते हैं उनका काम है, नेज़ल चैम्बर से ऑक्सीजन यहाँ आई. ठीक है. अब क्या होता है, नेज़ल चैम्बर से जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो उसका काम है हर जगह पहुँचना. मैंने बताया था हर जगह ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी पहुँचना होगा तो ब्लड का सहारा लेना ही पड़ता है. एंड ब्लड पंप किससे होता है? या हैंड पंप जो होता है वो पानी देता है ना, तो वैसे ही ब्लड खून देता है, पूरी बॉडी में फैलाता है, और वो खून कैरी करता है हर चीज़ जो भी हमें यहाँ से वहाँ पहुँचानी होती है. तो एक फंडा लगाते हैं लंग्स का, कि जो लंग्स होते हैं ना वो क्या काम करते हैं, वो एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना देते हैं और फिर बाहर भेजते हैं. ठीक है. डीऑक्सीजनेटेड आएगा और एंड ऑक्सीजनेटेड जाएगा बाहर. ठीक है. तो लंग्स ये रहे, मान लो सपोज. अब ये रहा मेरा हार्ट, ह्यूमन हार्ट. ठीक है. जो होता है, मैं उसे एक्सप्लेन करूं तो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. उस आउटर मोस्ट कवरिंग, अगर मैं इसको हार्ट मानूं, ठीक है, यहाँ से भी आ रही है, मैं अभी फ़िलहाल रफली ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए डायग्राम. ठीक है. मैं इसे अगर ह्यूमन हार्ट मानूँ तो इसके ऊपर एक लेयर होगी. ठीक है. इसके बाहर इस लेयर का नाम है पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम लेयर. पेरिकार्डियम लेयर अब ये डिवाइडेड होती है क्या नाम है, पेरिकार्डियम में, मायोकार्डियम में, एंडोकार्डियम में. फर्दर डिविजन्स होती हैं इसकी, लेकिन फ़िलहाल 10th लेवल पे अगर हम पढ़ें तो सिर्फ पेरिकार्डियम पढ़ेंगे. ठीक है. एंड इसका काम क्या होता है? इट कवर्स द होल हार्ट. एंड जब वो हार्ट फ्रिक्शन करता है या फिर पंप करता है तो उसको उसके बाहर एक कुशन जैसा क्या नाम है प्रोवाइड करती है. कैसे? क्योंकि इस पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, जिस फ्लूइड का नाम हो जाता है कार्डियल फ्लूइड. एंड ये
एक कुशन जैसा काम करता है, क्योंकि जब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा या पंप करेगा उस समय ये पेरिकार्डियल फ्लूइड या फिर पेरिकार्डियल कुशन हेल्प करेगा हार्ट को ताकि फ्रिक्शन क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, इस फ्लूइड का काम ये हुआ और हार्ट को बचाएगा फर्दर शॉक। अब शॉक का मतलब इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है यहाँ पे, शॉक का मतलब फॉर एग्जांपल इफ समबडी हैव क्या नाम है पंच्ड और मे बी सम एक्सटर्नल फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन योर हार्ट, तो सडनली जो वो एकदम बर्प होता है उससे बचाने के लिए ये पेरिकार्डियल फ्लूइड या फिर पेरिकार्डियल कुशन होता है। तो लेयर, आउटर मोस्ट लेयर क्या हुई, पेरिकार्डियम लेयर, एंड जो उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है हार्ट और पेरिकार्डियल के बीच में वो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये हो गई इसकी बात। अब हम बात करते हैं हमारे लंग्स की, या फिर सॉरी मैं बोलूँ तो हार्ट की। अब हार्ट में आई विल स्टैंड लाइक दिस, ठीक है, एंड दिस विल बी, एंड आवर हार्ट हैज़ 4 चेम्बर्स, 4 खाने होते हैं। ठीक है, 4 कमरे बोलूँ या खाने बोलूँ, जस्ट मेक श्योर तुम अंडरस्टैंड कर लो। जो मेरा ये वाला ऊपर वाला सबसे ऊपर अपर मोस्ट होगा, ये होगा, ये कौन सा साइड है मेरा, लेफ्ट, तो ये कौन सा चेंबर होगा, लेफ्ट। ठीक है, ये लेफ्ट। आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, दिस विल बी माई राइट एंड दिस इज ऑल्सो राइट। याद रखना ये बात, जो ऊपर के कमरे होते हैं, ये ऊपर के जो ब्लॉक्स या चेम्बर्स होते हैं, साइंटिफिकली वी आर कॉलिंग इट एज चेम्बर, हार्ट चेम्बर्स, वो होते हैं, उन्हें कहलाया जाता है, मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए, अपर चेम्बर्स, लोअर चेम्बर्स। अपर चेम्बर्स आर नोन एज ऑरिकल्स and lower chambers ventricles, auricles and ventricles। तो auricle, ventricle, auricle, ventricle, जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लेफ्ट और राइट में, तो आप ऐसे स्टैंड कर दीजिए, बिकॉज व्हेन आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, दिस फिगर इज ऑपोजिट टू मी, ओके, तो जगह चेंज ना हो जाए इस वजह से। अब हम स्टार्ट करते हैं, अगर मैं यहाँ बना दूँ, ठीक है। अब लंग्स से सपोज करो कि अब प्योरीफाई हो चुका है, क्या नाम है, ब्लड प्योरीफाई हो चुका है और हार्ट में जा रहा है पंप होने के लिए ताकि वो पूरी बॉडी में फैले। तो लंग्स ने प्योरीफाई कर दिया और कौन सा खून बाहर आएगा, प्योरीफिकेशन या ऑक्सीजनेशन के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लंग्स में अंदर जाने वाली या बाहर आने वाली, जाने वाली या बाहर आने वाली को जो वेसल होती है वो होती है पल्मोनरी वेसल। अब पल्मोनरी वेसल या तो आर्टरी होगी पल्मोनरी या फिर पल्मोनरी वेन होगी। तो ऑक्सीजनेटेड लाने वाली पल्मोनरी वेसल क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये एक्सेप्शन था, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी कैरिड आउट फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट थ्रू या फिर वाया पल्मोनरी वेन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है थ्रू लंग्स आ रहा है तो पल्मोनरी तो लगेगा, लेकिन ऑक्सीजनेटेड आ रहा है पल्मोनरी, जो कि एक एक्सेप्शन था, तो क्या आएगा इसके साथ, वेन। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, दिस इज पल्मोनरी वेन, ब्लड रश आउट हुआ अंदर। ठीक है, अब ऑरिकल फिल हुआ। देखिए, मैं जब यहाँ का पूरा समझा दूंगी और यहाँ का पूरा समझा दूंगी और जब बाद में समझाऊंगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये दोनों एक एक करके नहीं होते, कि पहले ऐसा नहीं होता यहाँ वाला काम हो जाएगा फिर यहाँ वाला होगा, नो। कभी देखा है कभी हार्ट एक बार इधर से फूल रहा है फिर इधर से, नो, इट पंप्स साइमल्टेनियसली। तो ये दोनों काम साइमल्टेनियसली होंगे। ठीक है, तो वो हम बाद में समझेंगे। तो फिलहाल मैं एक एक करके स्टेप बता रही हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में ये बताऊंगी, सेकेंड ये, जब तीसरा हम जब मैं पूरा साइंटिफिकली डायग्राम बनाऊंगी उसमें हम साइमल्टेनियसली वाला पढ़ेंगे। ओके, तो मेरा ब्लड वाया पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट ऑरिकल में आ गया।
लेफ्ट ऑरिकल से एक गेट जैसा स्ट्रक्चर है, ओपन एंड क्लोज गेट, ठीक है। इसके थ्रू अब प्रेशर पड़ रहा है ना, यहाँ पे प्रेशर पड़ा है तो ये गेट खुल जाएगा, विल गेट ओपन। और इस गेट का नाम क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व नॉर्मली हमारे टैप्स में भी लगी होती हैं, बहुत जगह आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, टू क्लोज और टू ओपन, ठीक है। टू क्लोज और ओपन और अलाउंस ऑफ एनीथिंग, जैसे गेट बंद और खुलता है टू अलाउ अ पर्सन टू गेट इन और आउट, सेम इज द केस विद आवर बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इट हैज गॉट अनदर साइंटिफिक नेम which is bicuspid valve has got another name, that is mitral valve. Mostly asked questions जब बोर्ड वगैरह में पूछे जाते हैं, they asked फिलिप्स वगैरह में या फिर प्री बोर्ड वगैरह में पूछे जाते हैं। मेरे टाइम पे जब पूछा गया था mitral valve, what is mitral valve or anything, तो just don't get confused, bicuspid valve ही mitral valve होती है। एंड इसे bicuspid क्यों बोला? बाय मतलब टू, बाय मीन्स टू, एंड cusps आर दीज टू फ्लैप्स, मस्कुलर फ्लैप्स या फिर जो गेट्स हैं, ठीक है। अब मेरा खून यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। सी खून के लिए ना मैं लेट मी यूज अनदर मार्कर, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। नाउ ब्लड विल फ्लो फ्रॉम हेयर, तो ये यहाँ से यहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ये आएगा, यहाँ प्रेशर पड़ेगा और यहाँ जाएगा, जो भी ओपनिंग होगी। यहाँ पे जो ओपनिंग है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और अब हार्ट से बाहर जा रहा है, यानी हार्ट से पूरी बॉडी में फैलने की कोशिश कर रहा है। और पूरी बॉडी में कौन फैलाएगा? आर्टरीज फैलाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शंस को छोड़ के। तो अब ये एक आर्टरी होगी ना, ठीक है, ये एक आर्टरी है जो तुम्हारे हार्ट से बाहर निकल रही हो, पूरी बॉडी में फैलाने वाली है ब्लड को। सबसे बड़ी आर्टरी, ठीक है, जो कि बहुत दूर तक ट्रैवल करती है, ठीक है, उस आर्टरी का नाम चेंज कर दिया और नाम रख दिया आयोटा। तो इट हैज गॉट दिस नेम आयोटा। दिस इज एन आर्टरी, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि ये समथिंग एल्स है या कुछ और है। नो, इट इज एन आर्टरी बट द लॉन्गेस्ट आर्टरी, देयरफॉर इट हैज गॉट दिस नेम चेंज्ड, जिसका नाम रख दिया आयोटा। तो आयोटा द लॉन्गेस्ट आर्टरी। अब जब ब्लड इसमें आया तो यहाँ पे भी एक फ्लैप या वॉल्व प्रेजेंट थी, एंड इस वॉल्व का नाम था सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। तो ये जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है ना, ये आयोटा में खुल रही है ना, तो ये है आयोटिक, आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्लियर? अब ब्लड मेरा आयोटा में आ गया, ठीक है। अब मान लो ये एक ऑर्गन है, फॉर एग्जाम्पल लिवर, ठीक है, बड़ा थोड़ा गंदा सा डायग्राम है। मान लो लिवर है, लिवर छोड़ो, कुछ भी मान लो, सपोज करो कुछ भी मान लो, ये मेरा एक ऑर्गन है जहां तक मेरी आयोटा को या आर्टरी को ब्लड पहुंचाना है। अंदर जाएगा ब्लड, ठीक है, और यहां से बाहर आएगा एक जंक्शन जहां पे ब्लड पहुंचा दिया, ठीक है। अब वहां से बाहर कौन सा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड। क्यों? क्योंकि पहुंचाने तक का काम क्या था? ऑक्सीजनेटेड। अब जो टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बची हुई है वो भी तो बाहर जाएगी, है ना। जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहाँ तक मेरा काम हुआ, मैंने कर दिया, आर्टरी ने मेरा काम कर दिया कि मुझे ऑक्सीजन मिल गई। ऑक्सीजन आर्टरी ने इनपुट कर दी मेरे लिवर को, ऑक्सीजन। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड भी तो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगी ऐसे बाहर अंदर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, अब बाहर भी आएगी, कोई ना कोई वेसल तो बाहर लाएगी ना। अब वो खून
जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो मेरे टिश्यूज को मिल गई है ना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून है ये फ्लो करता है वाया वेन्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो ये रहा मेरा वेन, ये है मेरी वेन। अब यहाँ पर जो मैंने आपके लिए खिचड़ी पकाई थी, लेट मी रब एंड क्लियर इट। यहाँ पे जो मैंने आपके लिए बनाया था ना, वो मैंने आपकी बनाई थी कैपिलरीज। क्यों? क्योंकि देख रहे हो आप यहाँ पे ये आर्टरीज आ रही हैं, वेन्स निकल रही हैं, तो एक जगह कहीं ना कहीं मिक्स तो होंगी, जंक्शन बनाएंगी। तो दीज आर नथिंग बट कैपिलरीज इनसाइड अवर ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन जहाँ पे एंट्री और एग्जिट हो रही है। तो अब एंट्री हुई थी आर्टरी की, एग्जिट होगी हर ऑर्गन में या हर सेल में यही होगा, एंट्री होगी आर्टरी की, एग्जिट होगी वेन की। अब जो वेसल है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी वो होगी वेन। अब क्या होता है नॉर्मली कि जो वेन्स होती है ना बेसिकली क्या होता है, आर्टरी ऊपर या नीचे फ्लो करे कोई बात नहीं, लेकिन वेन्स को एक परफेक्ट डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनमें होता है गंदा खून, डीऑक्सीजनेटेड खून। अगर गलती से वो गंदा खून बैक फ्लो कर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम चाहते हैं गंदा खून एक जल्दी से जाके अपनी टारगेट पे पहुंच जाए, लेकिन अच्छा खून और ग्रेविटी की वजह से नीचे पुल करने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है कि आर्टरीज को ज़रूरत नहीं है ऊपर से अलग आर्टरी आएगी हार्ट के अंदर और नीचे से अलग आएगी या कुछ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं, लेकिन वेन्स को ज़रूरत पड़ जाती है कि ऊपर वाले ऑर्गन्स जो हार्ट के ऊपर हैं वहाँ से एक अलग वेन आए हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, और नीचे से अलग वेन आए ताकि बैक फ्लो ना हो। ठीक है, तो वो वेन जो कि नीचे से आपका ब्लड क्या नाम है लेकर आ रही है हार्ट के अंदर, हार्ट के दूसरे चेंबर के अंदर, और वो चेंबर कौन सा होने वाला है आप, राइट ऑरिकल। ठीक है, तो ये जो वेन थी जो नीचे से ला रही है, इस वेन का नाम क्या है, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, या फिर पोस्टीरियर वेना कावा। पोस्टीरियर और इंफीरियर, इंफीरियर मतलब नीचे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। ठीक है, जो ऊपर वाले ऑर्गन से जो आएगी, सॉरी, जो ऊपर वाले ऑर्गन से लाएगी ब्लड, ये भी एक वेन होगी। और कौन सी वेन होगी, इस वेन का नाम क्या है, यस, सुपीरियर वेना कावा या फिर एंटीरियर वेना कावा। ठीक है, अंडरस्टूड। अब ये ब्लड जाएगा यहां और यहां से यहां। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग मी। राइट ऑरिकल में मेरा ब्लड पहुंच चुका है। अब राइट ऑरिकल से फ्लो होगा नीचे। जब ये फ्लो हो रहा है, यहाँ पे दूसरी वॉल्स प्रेजेंट है, मार्कर्स आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, सो दीज आर अनदर वॉल्व। ठीक है, दीज आर नोन एज tricuspid valve. It has got its only one name. And tricuspid क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लैप्स होते हैं। अगर मैं आपके लिए बनाऊँ तो एक ये रहा, यहाँ पे 1 2 3, तो 3 दरवाजे कुछ इस तरीके से हैं, 1 2 एंड 3, तो 3 ट्रायगोनल सा कुछ होता है एंड 3 फ्लैप्स होते हैं, therefore it has got its name as tricuspid valve. Now ventricle, the right ventricle has received the blood which is deoxygenated in nature. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ deoxygenated, ठीक है, इसलिए मैंने ये ब्लू से बनाया है इधर वाला हिस्सा। deoxygenated ब्लड आया है यहाँ से। अब deoxygenated ब्लड राइट ऑरिकल में गया, अब राइट वेंट्रिकल आया, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लास्ट वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से अब
क्या नाम है, बाहर निकलना है खून, ठीक है। अब खून बाहर निकलेगा और ठीक है, यहाँ से ब्लड आया यहाँ जाने, जैसे ये ब्लड यहाँ जाएगा, यहाँ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट थी, जैसे वहाँ यहाँ पे प्रेजेंट थी सेमिलुनार वॉल्व, यहाँ पे भी सेमिलुनार वॉल्व प्रेजेंट होगी। वेयर टू ड्रॉ, प्लीज जस्ट नोट डाउन दिस बिकॉज आई एम रबिंग, ठीक है। तो ये जो वॉल्व होगी ये होगी मेरी सेमिलुनार वॉल्व, ठीक है। एंड एज इट इज from the ventricle or and it is moving to pulmonary, मैं आपको बताऊंगी क्यों pulmonary बोल रहे हैं इसे। so it is known as pulmonary semilunar valve, pulmonary semilunar valve, ठीक है। अब मेरा ब्लड हार्ट से बाहर निकल के जा रहा है, इस बार लंग्स में, ठीक है, इस बार लंग्स में जा रहा है। और मैंने आपको बताया था शुरुआत में, लंग्स में आने वाली या जाने वाली को पल्मोनरी बोलते हैं, पल्मोनरी वेसल। तो इस समय वो पल्मोनरी है हमारी जो हार्ट के अंदर जा रही है, सॉरी लंग्स के अंदर जा रही है, लेकिन कौन सा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड। एंड द एक्सेप्शनल पल्मोनरी आर्टरी was present in order to carry the deoxygenated blood. Therefore, this vessel has got its name as, ये है deoxygenated and therefore pulmonary artery, ठीक है। I hope I'm clear. तो पहले lungs oxygenation हुआ via pulmonary vein, first chamber, through the bicuspid valve, inside the left ventricle, through the aortic semilunar valve, into the aorta, then into the organ, कैपिलरी फॉर्मेशन के बाद इनटू द ऑर्गन, देन बाहर निकलेगी, वो निकलेगी वेन, उस वेन का नाम होगा इंफीरियर वीना कावा या फिर पोस्टीरियर वीना कावा। ऊपर से आने और ये ले जाएगी ब्लड राइट ऑरिकल में, ऊपर से भी ब्लड आ रहा होगा जो कि हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन्स देंगे उसे, वो होगी सुपीरियर वीना कावा या फिर एंटीरियर वीना कावा इनटू द राइट ऑरिकल। एंड देन हमारे ब्लड वाया ट्राइकस्पिड वॉल्व विल फ्लो इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड देयरफॉर from there it will move to the lungs via pulmonary artery, the exceptional artery which will carry deoxygenated blood instead of oxygenated. And here we are done with the flow or circulation, ठीक है। Now let me move to the more conceptual things inside the circulatory system. So for that I need to make another diagram and a diagrammatic complex structures. So let me rub it and just draw it for you. So guys, here is the diagram of a heart, typical structure of the heart. I hope I have made a sufficiently good diagram for you and for your understanding level. सो अगर मैं आपको पिछले डायग्राम से कनेक्ट करवा दूँ जल्दी से, तो ये अंदर आ रही है लेफ्ट ऑरिकल में, तो ये क्या होगी, पल्मोनरी वेन। फिर ये हमारा ऑरिकल है, ये मेरा वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से ब्लड वहाँ उस तरफ फ्लो कर रहा था ना, अब हार्ट में ऐसा तो नहीं है वहाँ यहाँ होगा, वो हार्ट के अंदर ही होगा, तो हार्ट से बाहर जा रहा है ये इस तरीके से और ये बाहर निकलेगा, तो ये क्या होगी मेरी आयोटा। फिर उसके बाद मेरा ये था सुपीरियर वीना कावा एंड ये थी मेरी इंफीरियर वीना कावा, ठीक है। ये दोनों जो ब्लड थी, ये बेसिकली अगर मैं इसे यहीं बना दूँ, इंफीरियर को यहाँ ना बना के, ठीक है, मैं यहीं बना दूँ अगर आपके लिए, तो क्योंकि ये नीचे से ही आ रही होती है इसीलिए मैंने इसे ऐसे बनाया, और ये तुम्हारा ब्लड फ्लो करवाएगी अंदर ऑरिकल में, ऑरिकल में ब्लड फ्लो करा, फिर वो राइट वेंट्रिकल इसमें जाएगा थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व, फिर ये ऐसे गया एंड देन आउट द वे टू द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। कनेक्ट कर पा रहे हो आप। अब जो मैं बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ मैं कंडक्शन की, कि कैसे मैसेज कंडक्ट होता है कि भाई द हार्ट हैज़ टू बी पम्प्ड। बेसिकली दो तरीके से हो सकता है ये। हमारे इन्वर्टिब्रेट्स के केस में ये होता है न्यूरोजेनिक तरीके से, यानी कि वहाँ पे नर्व फाइबर्स इन्वॉल्व होती हैं तुम्हारे अंदर, या हार्ट के अंदर नर्व फाइबर्स होती हैं जो कि तुम्हारे हार्ट को पंप करवाएंगी,
मैसेज देंगी दैट हार्ट हैज़ टू बी पम्प्ड। वेयर एज अगर मैं बात करूँ हमारे जैसे वर्टिब्रेट्स की, हमारे अंदर मायोजेनिक टाइप नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर हमारे अंदर न्यूरोजेनिक टाइप नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर मायोजेनिक टाइप होता है। मायोजेनिक मतलब मसल। हमारे अंदर मसल्स इन्वॉल्व होती हैं जो हेल्प करती हैं हमारे पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में, यानी कि कंडक्शन हेल्प करने में। अब एक मसल जो कि पेसमेकर नाम से जानी जाती है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल विच इज़ प्रेजेंट नियर द सुपीरियर वीना कावा की ओपनिंग के नियर होती है वो, एंड इसका नाम है साइनो आर्ट्रियल, ठीक है, नोड, जिसे बोलते हैं SA नोड, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज pacemaker. Why? Because it has got an ability to conduct a self impulse. ये अपने आप ही एक impulse generate करती है। वो impulse की मदद से ऑरिकल्स या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आगे और भी मसल्स हैं जो कि फर्दर इस मैसेज को पूरे हार्ट पे ले जाएंगी, यानी इस इम्पल्स को जो कि एक जगह से ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है, अब वो इम्पल्स पूरे हार्ट पे फैलेगी, ताकि पहले ऑरिकल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो, ठीक है। तो पहली जो हमने मसल पढ़ी है वो हमने पढ़ी है साइनो आर्ट्रियल नोड, जो कि प्रेजेंट होते हैं नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना कावा। दूसरी हम पढ़ रहे हैं एक क्या नाम है, दूसरी नोड है, इसका नाम है AV नोड या फिर AV बंडल, जिसका नाम है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्यों? क्योंकि ये दो आर्ट्रियल्स के बीच में प्रेजेंट होती है, तो इसे इंटर आर्ट्रियल नोड भी बोलते हैं, और इसे इंटरसेप्टल, मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि अगर मैं ये हार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे ना बीच में जब मैंने बनाई थी वो डायग्राम बनाया था आपके लिए ऐसा करके कुछ, तो यहाँ पे ऐसे बनाया था, है ना, एक बीच में लाइन बनाई थी ना, क्यों? इस लाइन का नाम है सेप्टम। क्यों ये लाइन थी? क्योंकि ये सेप्टम दोनों जगहों के ब्लड को मिक्स नहीं होने देता, है ना, क्योंकि एक जगह तो मेरे क्या फ्लो कर रहा था ऑक्सीजनेटेड और दूसरी जगह डीऑक्सीजनेटेड, ताकि ये फ्यूज ना हो जाए या मिक्स ना हो जाए, इसलिए सेप्टम थी। तो ये जो नोड है AV नोड, ये इंटरसेप्टली प्रेजेंट है, दो एक सेप्टम के बीच में, ठीक है, सेप्टम के बीच में। अब तो इसे क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, और मैंने इसे क्या बोला था? इंटर ऑरिकुलर नोड, ठीक है। तो पहला कंडक्शन अगर यहाँ जनरेट हुआ है वो फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, SA नोड से AV नोड पे। अब यहाँ पे आते हैं इंटरवेंट्रिकुलर बंडल आता है। इस बंडल का नाम है बंडल ऑफ हिस, नाम है इस बंडल का, एंड ये दो वेंट्रिकल्स के बीच में, इसलिए इंटरवेंट्रिकुलर। अब ये बंडल्स अपने आप में से फाइबर्स निकालते हैं, ठीक है, और जो कि पूरे वेंट्रिकल्स में फैलती है, पूरे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने में जो मदद करेंगी वो होंगी मेरी पुरकिंजी फाइबर्स। तो SA नोड मैसेज जनरेट किया, ट्रैवल टू AV नोड, रिसीव्ड, फिर बंडल ऑफ हिस एंड देन पुरकिंजी फाइबर्स। ठीक है, ये छोटा सा फ्लो चार्ट है, आप बना लीजिए। और इसकी मदद से क्या हुआ है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हुए हैं। तो
जब ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं तो नॉर्मली जो हम साउंड सुनते हैं वो साउंड होती है लब एंड डब, ठीक है, लब डब साउंड। अब ये इसलिए नहीं है कि मेरे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो साउंड आ रही है, नहीं, बल्कि जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और खून नीचे जाता है या फिर बाहर जाएगा, यहाँ से जब नीचे जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ से बाहर जाएगा, तो वॉल्व जो गेट थे, गेट बंद और खुलने पे आवाज़ आती है ना, तो नॉर्मली गेट बंद पे ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। तो जब ये जो गेट हैं यानी कि ये वाली वॉल्व जिन्हें बोलते हैं कौन सी, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व या फिर एवी वॉल्व, ठीक है, क्योंकि आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में प्रेजेंट है। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को मैं एक और नाम से अभी मैं आपको बता रही हूँ, जिसे बोलते हैं हम एवी वॉल्व, ठीक है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। तो दो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। फिर आती है सेमिलुनार वॉल्व, एक है आयोटिक सेमिलुनार वॉल्व और दूसरी आती है हमारे पास कौन सी, एक यहाँ पे प्रेजेंट होगी और एक यहाँ पे पल्मोनरी सेमिलुनार वॉल्व, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली तो देखें दो टाइप की वॉल्व है, एक आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर एवी वॉल्व और दूसरी सेमिलुनार वॉल्व, ठीक है। अब जब ये वॉल्व बंद होती है, ठीक है, तब साउंड आती है। तो जब आयोटिक क्या नाम है ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होगी यानी कि एवी वॉल्व जब बंद होती है तो पहली साउंड प्रोड्यूस होती है लब, एंड जब दूसरा ये दरवाजे बंद होंगे जो कि सेमिलुनार वॉल्व थी तो आवाज़ आएगी डब, लब डब, ठीक है। और ये कब आएगी, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, और रिलैक्स होगा। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे, अब क्या कॉन्ट्रैक्ट और कौन सी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्ट हो रही है, ऑफ कोर्स ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, इनकी प्रेशर की वजह से जब खून बाहर जाएगा तो ये वॉल्व्स बंद होती हैं। वो मैं पूरा सिस्टम आपको बताऊंगी, बस इतना सा बताना चाह रही थी यहाँ पे कि जो लब और डब साउंड है जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के फेज में के टाइम पे हम जब सुनते हैं वो आती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ दीज वॉल्व्स, ओके। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट कि कैसे जो हमारा ये लब डब साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, किन फेजेस में प्रोड्यूस हो रहा है और कैसे पहले कौन सी चीज़ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रही है यानी कि सिस्टोल कर रही है और कौन सी चीज़ डायस्टोल कर रही है या फिर रिलैक्स कर रही है, ठीक है। सो उसके लिए मैं आपको इस डायग्राम को क्लियरली थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूँ या फिर मैं बोलूँ कि एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा दूँ तो मैं आपको बताती हूँ, एंड विल बी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो गाइज नाउ यू वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है एंड उस फेज़ में क्या होता है, लब और डब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो पहला जो स्टेज होता है वो बेसिकली तो जॉइंट डायस्टोल होता है। जॉइंट डायस्टोल मतलब कि दोनों के दोनों रिलैक्स्ड स्टेट में है, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब ब्लड पल्मोनरी वेन से आता है और क्या नाम है उसमें सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा से आता है तो आर्टरीज फिल्ड हो जाते हैं, फिर ये ब्लड नीचे फ्लो करता है और वो भी वेन्स मतलब वेंट्रिकल्स भी बेसिकली रिलैक्स पोजीशन में होते हैं। तो यहाँ पे अभी कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। तो बेसिकली 10th क्लास में तो ये इतना जो मैंने बनाया है इतना नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ को अगर हम अभी भूल जाएं जॉइंट डायस्टोल को, हम सिर्फ बात करेंगे 3 मेन फेजेस की। पहला स्टेज आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आर्ट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, ठीक है। तो आर्ट्रियल सिस्टोल यानी कि आर्टरीज जो मैं अगर यहाँ पे एक डायग्राम आपके लिए बना दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आर्टरीज सिस्टोल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये थोड़े रिलैक्स्ड कर रहे हैं, दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग बेसिकली,
तो दिस आई हैव टू मेक लिटिल narrower and this I have to make wider. ठीक है, ये थोड़ा नैरोअर रहेगा और ये थोड़ा वाइडर रहेगा। तो यहाँ से मैं समझ जा रही हूँ क्या कि मेरे जो वेंट्रिकल्स हैं वो डायस्टोल कर रहे हैं। क्यों डायस्टोल हुआ और ये क्यों हुआ? क्योंकि ब्लड मेरा यहाँ से फ्लो होके आया अभी ऑरिकल्स में, ठीक है, और यहाँ से ऑरिकल्स में फर्स्ट ऑरिकल में लेफ्ट ऑरिकल में आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन और यहाँ पे आएगा सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा, ठीक है। तो मेरे ऑरिकल्स इस समय क्या कर चुके हैं, पहले ही जॉइंट डायस्टोल में, दे आर इन द क्या नाम है फुलफिल्ड कंडीशन। तो अब क्या होगा, नाउ द ब्लड प्रेशर हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन द अपर एरिया और ब्लड प्रेशर यहाँ कम था। तो नेचर लव सिमिट्री, नेचर को सिमिट्री पसंद है। नेचर कहेगा भाई ऊपर ज़्यादा है प्रेशर, आई हैव टू गेट, वेंट्रिकल्स अगर नीचे हैं तो वेंट्रिकल्स विल से कि आई नीड दैट प्रेशर टू बी इक्वलाइज्ड। तो ये ब्लड ड्यू टू द क्या नाम है चेंज इन प्रेशर, दिस ब्लड विल अल्टीमेटली फ्लो वाया bicuspid and tricuspid valve into the ventricles and now these ventricles will diastole. So here ventricles will diastole, arterial will systole, ठीक है, this and this, understanding? अब ये था मेरा पहला स्टेप, अभी तक कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई है, ठीक है, जब ये होता है। नाउ आता है मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि मेरे वेंट्रिकल्स सिस्ट कर रहे हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड आर्टरीज, आर्ट्रियल जो है ऑरिकल्स वो डायस्टोल कर रहे हैं। तो नाउ दीज आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड दीज आर रिलैक्सिंग, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब अब खून आया वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स आर यू नो पम्प्ड अप, जब वेंट्रिकल्स पम्प्ड अप हो गए, आई हैव मेड इन डायग्राम फॉर यू, जब वेंट्रिकल्स पम्प्ड अप हो गए थे तो नाउ दे नीड टू गेट यू नो इक्वलाइज द प्रेशर। जब वो ऐसे करेंगे, अब जगह कहाँ बची है बाहर जाने की, तो अब कहाँ जाएंगे, आयोटा में ब्लड फेंकने की कोशिश करेंगे वो, और कहाँ फेंकने की कोशिश करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, दो ही तो जगह थी, ठीक है। अब क्या होगा, ये जब ब्लड बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे तो दे विल कॉन्ट्रैक्ट, पुश करेंगे एक दूसरे को ताकि ब्लड ऊज आउट हो जाए। तो व्हेन दे विल कॉन्ट्रैक्ट, जब ये इन्होंने प्रेशर लगाया तो ब्लड का प्रेशर थोड़ा ऊपर भी लगा, जैसे ऊपर लगा तो ऊपर वाले जो दो फ्लैप्स थे ना वो बंद हो गए तुरंत, ठीक है, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, ऊपर ऑरिकल्स में ना चला जाए, क्योंकि हाई प्रेशर है, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो वो गेट तुरंत धप धप बंद हो गए, ठीक है। अब वो जो दो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड गेट बंद हुए थे, वो वॉल्व बंद हुई थी, दे मेड अ साउंड, द फर्स्ट साउंड वॉज ऑब्जर्व्ड और वर हियर्ड वॉज लब साउंड। तो लब साउंड जब प्रोड्यूस होती है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व यानी कि एवी वॉल्व जो कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व थी वो बंद हो जाएंगी, दे विल क्लोज, लेकिन उनका प्रेशर, जो वेंट्रिकल्स के अंदर जो प्रेशर है वो इतना नहीं है कि वो सेम्युलर वॉल्व को एकदम से यू नो पुश आउट कर सके, दे विल नॉट बी ओपनिंग इट दैट मच। तो सॉरी, उनके अंदर वो प्रेशर इतना नहीं है कि जो सेम्युलर वॉल्व अब खुल गई हैं कि ब्लड उनमें तो अब ऊज आउट होके कहाँ जाएगा, सेम्युलर वॉल्व में। जब सेम्युलर वॉल्व में वो अंदर जाएगा तो अभी सेम्युलर वॉल्व बंद नहीं हुई, क्योंकि वो जो प्रेशर था वो रिलीज आउट हो गया है, ठीक है। अब सेम्युलर वॉल्व को भी कोई प्रेशर चाहिए, जैसे ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व को प्रेशर चाहिए था वेंट्रिकल्स का ताकि वो बंद हो जाए, वैसे ही अब सेम्युलर वॉल्व को प्रेशर चाहिए ताकि वो बंद हो जाए, लेकिन अभी वो वेंट्रिकल्स के प्रेशर की वजह से सिर्फ खुली है, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट्रिकल के प्रेशर से एवी क्लोज हो गई हैं और वो जो सेम्युलर वॉल्व है वो ओपन हो गई है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, द फर्स्ट साउंड हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड हेयर लब। Now we will moving forward the ventricular diastole. Ventricular diastole and arterial diastole. जब दोनों का diastole होगा, इसे basically क्या होता है, diastole means relaxation phase and here also this means relaxation phase.
अभी हमें पता है कि हमारा जो वेंट्रिकल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में थे और ऑरिकल्स रिलैक्स स्टेट में थे ऑलरेडी, दे वर डायस्टोल. सो नाउ व्हाट विल हैपन हियर, यू कैन सी कि अब जब खून बाहर निकल चुका है तो these ventricles will relax. When these ventricles will relax, the pressure difference will occur again. जैसे ही प्रेशर डिफरेंस आएगा तो जो सेम्युलर वॉल्स के बाद आयोटा में और पल्मोनरी वेन में, जस्ट इमेजिन द इमेज, जो पल्मोनरी आर्टरी में और आयोटा में इस समय जो ब्लड है, ठीक है, वो क्या होगा, प्रेशराइज. ठीक है, अब जब वो प्रेशराइज होगा उसकी वजह से क्या होगा, ये जो वॉल्स थी, अब ब्लड तो आ गया इन यहाँ, ठीक है, यहाँ बना देती हूँ ना, एक तो यहाँ और यहाँ, ये सेम्युलर वॉल्व. तो अब जब ब्लड आएगा यहाँ पे बाहर आ चुका है, अब ब्लड का प्रेशर अंदर ज़्यादा है, तो जैसे ही वो आगे जाएंगे तो पीछे एक धक्का जैसा लगेगा एंड उस पुश की वजह से, उस प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से ये पुश लगा है, ड्यू टू दिस हाई प्रेशर, ये जो वॉल्स हैं अब बंद हो जाएंगी. ठीक है, तो अब दूसरी साउंड प्रोड्यूस होगी, वो होगी डब. तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे और आर्ट्रियल डायस्टोल पे ये डब साउंड प्रोड्यूस होती है. कब, जब मेरी दोनों के अंदर, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और मेरी सेम्युलर वॉल्व जो कि दूसरी जगह प्रेजेंट है आयोटा के अंदर, प्रेशर डिफरेंस अकर होगा, तब ये बंद होंगी. ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर विद यू. अब हम करते हैं लास्ट टॉपिक, जो कि है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज and what is the difference between veins. बाकी we are done with everything. So now I'll be rubbing this off and I'll be explaining you कि कैसे एक आर्टरी का जो, अगर मैं उसको काट के देखूँ, लेटरल व्यू या क्या नाम है, ट्रांसफर्स व्यू, नॉट लेटरल एक्चुअली बट द ट्रांसफर्स व्यू. ठीक है, ट्रांसफर होता है जब मैं ऐसे करके काट देती हूँ, लेटरल होता है ऐसे करके पीस कर देती हूँ. ठीक है, तो जब मैं ट्रांसफर्स व्यू देखूंगी, इस तरीके का होल स्ट्रक्चर दिखेगा, तो मैं देखूंगी कि कौन सी लेयर आर्टरी में मोटी है जो कि वेन्स में नहीं है. ठीक है, आई विल बी रबिंग दिस एंड आई विल बी टेलिंग यू द स्ट्रक्चर. सो फ्रेंड्स, here is the diagram of an artery transverse section and an vein transverse section. So here we can see कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये मस्कुलर वॉल है, ये मस्कुलर वॉल है एंड ये उसके बीच में एक होल है जहाँ ब्लड फ्लो करेगा. ब्लड विल फ्लो थ्रू दिस ल्यूमेन, इसे ल्यूमेन बोलते हैं. यहाँ पे जो ल्यूमेन है हम इजीली देख रहे हैं कि वाइड है और यहाँ पे नैरो, यहाँ पे वॉल कैसी है, पतली. अब देखिए, इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल फॉर यू गाइज, तो पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है. आर्टरीज जो होती हैं काफ़ी इलास्टिक होती हैं. अगर इलास्टिक नहीं होंगी तो ब्लड फ्लो बहुत दूर तक नहीं कर पाएगा. एंड दीज आर नॉन इलास्टिक. ये इलास्टिक है इसीलिए इजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं शो करती. ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए. अब ये जो आर्टरीज हैं ये ब्लड कैरी करती हैं. देखा है ना, आर्टरी हार्ट से बाहर ले जाती हैं ब्लड, तो आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, बाहर, हार्ट से दूर. और वेन्स तो ब्लड ला रही थी हार्ट में, जैसे सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा, तो ये टू द हार्ट, दे कैरी ब्लड टू द हार्ट. नॉर्मली ये डिफरेंसेस एनसीईआरटीज में इतना क्लियरली गिवन नहीं होते. जितना भी मैंने आपको टॉपिक यहाँ पे क्लियर करवाया है, आधे कुछ स्टफ, मोर ऑफ द स्टफ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड क्लास एंड of course all the material is from the ICSE course in order to make sure कि अगर कोई CBSE का बच्चे का लेवल, अगर कोई वो ओलंपियाड या किसी ऐसे एग्ज़ाम में जाता है तो ईजिली वो कवर अप कर पाए सारे सिलेबस को. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई वाज सेइंग कि इसमें ये होता है. अब नाउ इसका जो ल्यूमेन है, जो होल है, वो पतला है, इसका वाइड है. जिस चीज़ का पाइप अगर पतला है तो प्रेशर हाई एंड पाइप अगर चौड़ा है तो प्रेशर लो. यहाँ पे दूसरा क्या है कि जो प्रेशर रहता है जनरली
वो ब्लड प्रेशर जो रहता है वो ग्रेट रहता है, ग्रेट ब्लड प्रेशर, एंड हेयर लो प्रेशर, एंड ब्लड कैसा फ्लो करता है, स्मूथली, कंटिन्यूसली, नो जर्क। यहाँ पे प्रेशर जो ब्लड होता है वो जर्क के साथ बहता है, एकदम जर्क, जैसे तेज पाइप चला देते हैं। नाउ जनरली जो आर्टरीज होती हैं उनमें नैरो ल्यूमेन होता है ना, इसीलिए उनमें थिक वॉल हो जाती है, बाहर की वॉल को थिक होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर पतला अंदर पतला है और बहुत तेज़ी से खून अंदर बह रहा है, तो अगर मेरी दीवारें भी पतली हुई तो वो फट जाएगा, बर्स्ट आउट हो जाएगा। तो वो बर्स्ट होने की ना हो, इस चीज़ से बचाने के लिए मैंने ल्यूमन को पतला रखा है, क्योंकि मुझे बहुत दूर तक ब्लड भेजना है। अगर मुझे पानी दूर तक फेंकना होता है तो मैं पाइप को ऐसे करके कर लेती हूँ, यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड। तो मैं जब पाइप को नैरो कर लेती हूँ तो वो तेज़ जर्क के साथ जाता है, एंड मैं चाहती हूँ कि वो जर्क के साथ खून जाए। क्यों? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंसेस तक फ्लो करना है। पास में तो नॉर्मली भी डाल सकते हैं, लेकिन जर्क के साथ हम हाई प्रेशर से डालना चाहते हैं, तो बहुत दूर तक आर्टरीज को ट्रैवल करना पड़ता है। इसीलिए उनका जो ल्यूमन है वो छोटा होता है, ताकि प्रेशर इंक्रीज हो और जर्क के साथ जाए। लेकिन इस चक्कर में कहीं वो बाहर की फट ना जाए आर्टरीज, इसलिए उनकी दीवारें मोटी बनाई जाती हैं। तो यू कैन इमेजिन अ पाइप जिसका ल्यूमन पतला है लेकिन दीवारें मोटी हैं, दीज मस्कुलर वॉल्व। लेकिन सेम इज जस्ट वाइस वर्सा इन अ केस ऑफ वेन्स, बिकॉज वेन्स हैव वाइडर ल्यूमन, क्योंकि इन्हें कोई जल्दी नहीं है भाई, इन्हें कहीं दूर तक नहीं ले जाना, हर जगह से आराम से आ जाएंगी ये वेन्स, एंड देयरफॉर द ब्लड फ्लो कंटिन्यूसली विदाउट एनी जर्क, एंड दस दे हैव वेरी थिन आउटर कवरिंग ऑफ मस्कुलर वॉल्व। जनरली जो आर्टरीज होती हैं आर डीपली प्लेस्ड, ये डीपली प्लेस्ड होती हैं, क्योंकि हाई प्रेशर होता है। तो नॉर्मली जो हमें जो दिखती हैं ये जो ब्लू कलर की, ये वेन्स हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो हमारी बॉडी में डीपली सिचुएटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनके अंदर प्रेशर कैसा होता है, हाई, अगर उन्होंने सुपरफिशियली प्लेस कर देंगे तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बाहर का प्रेशर कम और आर्टरीज के अंदर का प्रेशर ज़्यादा, एंड ड्यू टू द चेंज इन प्रेशर खून बाहर आने की कोशिश करेगा एंड वो बस्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से उन्हें डीपली सिचुएट करके रखते हैं कि भाई तुम नीचे ही रहो अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, मसल्स के हाई प्रेशर कंट्रोल कर देता है आर्टरीज के हाई प्रेशर को, सो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं प्रेशर। Whereas in the case of veins continuously flow कर रहा है तो no pressure difference occurs and वो इसीलिए superficially placed होती हैं। ठीक है, yes of course artery carry oxygenated blood and veins carry deoxygenated blood. Arteries do not contain valve. अगर मैं arteries बना रही हूँ, बहुत सारी है ना हमारी बॉडी में, बहुत सारी arteries हैं, they don't have valve. बिकॉज मैंने आपको पहले भी जब बताया था कि आर्टरीज दूर तक भले ही ब्लड फ्लो कर दें, उनके अंदर डर नहीं रहता बैक फ्लो का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी आर्टरी ऐसे ऊपर ब्लड ला रही है एंड दिस इज माई आर्टरी, ऊपर ब्लड ला रही, तो अगर वो नीचे बैक फ्लो हो भी गया तो डजंट मैटर्स, बिकॉज इट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट इज़ प्योर ब्लड। वेयर एज वेन्स के केस में क्या होता है, अगर ब्लड ऊपर आ रहा है एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो वापस चला जाता है गलती से, तो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ बिग डील, because we don't want the deoxygenated blood to be get again filled in our cells or tissues. We want it to be get out and be just changed with the oxygenated blood. तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारे जो veins होती हैं उनमें valve जगह जगह पे present होती है कि भाई back flow से बच जाएं. So in order to prevent from the back flow of the blood, veins possess valve and arteries do not possess valve. So guys, here we are done with this chapter and I hope I was clear enough to clear all your doubts. आप अगर किसी ओलंपियाड या किसी भी क्वेश्चन का अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आता है तो easily solve कर पाएंगे, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें most of the things are being covered by me. अगर हम लोग असाइनमेंट्स वगैरह भी यहाँ पे हमारा जो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट है असाइनमेंट वगैरह भी क्या नाम है प्रोवाइड करता है बच्चे को. अगर इफ़ यू वांट टू जॉइन, you will get a perfect assignment, you'll get the perfect copy of the important material, everything will be there. Thank you.